केजीएफ के चैप्टर 1 में अधीरा और फरहान के बीच जो फाइट थी वो एक तरह से वन साइडेड फाइट थी। उसमें क्लियर दिख रहा था कि एंड में अधीरा ने फरहान को मारते हुए नहीं दिखाया। तो उससे ये थ्योरी निकल कर आ रही थी कि वही सालार है। एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं बल्कि सालार और रॉकी दोनों को एक साथ देखा जा सकता था। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं। देखो भाई, डायरेक्टर प्रशांत नील ऐसे कोई छोटे मोटे डायरेक्टर तो है नहीं। अपने में ब्रांड है एक ब्रांड। जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से डायरेक्टर प्रशांत नील की सोच शुरू होती है। भाई आप खुद देख लो, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने ऑडियंस के सामने जो कंटेंट दिया है केजीएफ मूवी में वो कितना पसंद आया है लोगों को। हम माना कि केजीएफ, बाहुबली, आरआर, पुष्पा ऐसी और भी कई मूवी थी जो काफी अच्छी हाइप पर गई है। बट केजीएफ मूवी की जो स्टोरी है वो लोगों के दिल को टच करके गई है। मूवी के सॉन्ग और टून आज भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वेल, इन सब से हटकर आप सबको पता होगा कि केजीएफ के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिलीज के बाद अब बहुत जल्दी केजीएफ का चैप्टर 3 आने वाला है। तो शायद आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो रही है कुछ समय से, जिसमें यश और प्रभास दोनों को एक साथ देखा जा रहा है। अब सालार मूवी की रिलीज से पहले लोगों का ये मानना था कि सालार मूवी में प्रभास के साथ यश भी देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। जबकि सालार मूवी की काफी चीजें केजीएफ मूवी से मिलती जुलती थी। और अब मार्केट में ये न्यूज तेजी से वायरल हो रही है कि प्रभास और यश दोनों ही ग्रेट एक्टर हमें केजीएफ 3 मूवी में देखने को मिलेंगे। वेल, ये खबर किस हद तक सच है और केजीएफ के चैप्टर 3 में डायरेक्टर क्या स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं, इन सब के बारे में गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आज के बाद आप लोगों के मन में जो भी डाउट है केजीएफ मूवी को लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फिल्टर्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने साफ शब्दों में कहा है कि केजीएफ 3 की जो कहानी और फिल्म है वो केजीएफ 2 से अधिक दमदार होने वाली है। हाई लेवल का एक्शन सीन होगा, लेकिन सवाल उठता है कि जब केजीएफ के चैप्टर 1 में हमने रॉकी को कोलार गोल्ड फिल्टर्स का सम्राट बनते हुए देख लिया, केजीएफ के चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल से बेचते हुए सब कुछ तो देख लिया, तो आखिर केजीएफ के चैप्टर 3 में क्या होने वाला है? अब जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि केजीएफ 3 आ रही है या नहीं, तो इसका जवाब तो उनको मिल गया होगा। वेल, रॉकी ने क्या कहा था याद कीजिए। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें इस मूवी के फ्लैशबैक में जाना होगा। शुरू से शुरू करना होगा जहाँ से राजा कृष्णप्पा वेरिया को रॉकी बनते हुए दिखाया गया था। यह भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वह क्या करने वाला है, ये कोई नहीं जानता, न ही कोई सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे दो बातें साफ होंगी। एक तो रॉकी बनना क्या चाहता है, दूसरा रॉकी कहाँ पे जाकर रुकेगा। फ्लैशबैक में जाइए और वो सीन याद कीजिए जहाँ रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को एक वचन दिया था कि एक दिन दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में ला के रख दूंगा। और दूसरा वो जब उसकी माँ ने रॉकी से वादा लिया था, कहा था कि मैं नहीं जानती कि तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान होगा। रॉकी को ये तो क्लियर था कि उसको क्या चाहिए। उसकी जिद है कि उसकी माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा दिया था उसको वह हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा था और हर बार उसका केवल एक ही जवाब होता है, तब भी जब वह केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद बिस्तर पर होता है। सवाल की क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में घूमते काले बादल जिद की चीख में बदलकर केवल एक ही चीज बोलते हैं, दुनिया। कुल मिलाकर बात यही है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना हो, क्योंकि मासूम उम्र में ही उसे यह समझ में आ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें भी चकाचौंध हो जाएं। तभी तो मजदूरों का मसीहा बनने के बाद भी केजीएफ के चैप्टर 2 में उसकी केवल एक ही जिद थी कि काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक को आगे और पीछे करते हैं तो फिल्म में एक किरदार नजर आता है जो केजीएफ के चैप्टर 1 में भी दिखा था और केजीएफ के चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्म में एक इंसान से बात करते हैं, वो आदमी जो रॉकी का किस्सा सुनाता है। कहता है कि रॉकी कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। वो बताता है कि कैसे पुलिस थाने में रॉकी को बैठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस में उसका नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही करेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर के लाई गन को चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच पब में घुस गया था, वही किरदार जो केजीएफ 2 के आखिरी में बताता है। आनंद उसके पास आकर बोलता है कि तुमने सही कहा था, रॉकी कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। अब याद आ गया है तो ये भी गौर कीजिए कि दोनों में कहीं भी इस किरदार को डायरेक्टर प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया कि वह कौन है और आनंद उनसे कहानी क्यों सुन रहा है, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ होता है। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं केजीएफ की चैप्टर 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब सीबीआई अधिकारी रमिका सेन को पहली बार रॉकी के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि वह सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इशू है, जिस केजीएफ के ऊपर से आज तक किसी भी प्राइवेट प्लेन को तनने की इजाजत नहीं दी। उसको वो तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर रश्मिका सेन भी हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकन जो कुर्सी पर बैठा होता है जिसके हाथ
हाथ में एक अखबार होता है जिसकी हेडलाइन होती है इंडियन बिगेस्ट क्रिमिनल, और दूसरे हाथ में प्रतिष्ठित मैग्नीस टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका सेन को इसके बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। अब वो वक्त याद कीजिए जब रॉकी अधीरा को घुटनों पर लाकर केजीएफ को फिर से अपने हाथों में ले चुका था। वो केजीएफ के उन साथियों की भी लाश ले आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के हाथों मारे गए थे। फरहान की मां दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। केजीएफ में जमकर खुदाई चलती है, तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हम 1979, 1980, 1981 सिर्फ यही साल के आंकड़े देखते हैं। कहानी 3-4 साल आगे बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ को पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया था, लेकिन इन 3-4 साल को प्रशांत नील ने एक ही झटके में छुपा दिया। और फिर उसके बाद ही रश्मिका सेन की एंट्री होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजीएफ 3 की कहानी में सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। अब आते हैं उस सीन पर जहाँ अधीरा अपना आखिरी बार करता है। केजीएफ में घुसकर लंबी नाल वाली बंदूक से रॉकी पर निशाना लगाता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीबी पर लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी खासमखास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वह उससे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुरानी तकनीकें अपनाते रहोगे, नई तकनीकें नई मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही। रॉकी कहता है तो अमेरिका से ले आओ। फिल्म में ये पहला मौका होता है जहाँ रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं, जहाँ रॉकी ने केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर जानबूझकर समुद्र में ऐसी जगह चुनी जहाँ वो खुद और सोना 20,000 फुट की गहराई के ऊपर है। यहाँ हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारी को ही फैक्ट नहीं भेजा था, उसने अमेरिकन और इंडोनेशिया के तटरक्षकों को ही फैक्ट भेजा था। अब भारतीय जहाज की बमबारी से रॉकी समंदर में सोना सही डूबता है, लेकिन क्या रॉकी यहाँ पर मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से रॉकी की शुरू होती है। तभी तो रॉकी गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पर आइए। केजीएफ चैप्टर 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 चीजें दिखाई गई हैं। पहला तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात, सीबीआई अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी बात, इन सब के बीच सीबीआई अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यार्पण मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम था। वह वहाँ कैसे मुजरिम बना नहीं पता। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे पर कुछ ऐसे इंप्रेशन होते हैं जिससे वह कुछ ऐसा जानती है जो उसने किसी को नहीं बताया। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भारतीय वायुसेना थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागज पर सिग्नेचर करते हुए दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ तो ऑलरेडी मिसाइल से तहस महस हो चुकी है। फिर ऐसा क्या है जो रश्मिका सेन छुपा रही है? एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के गोल्ड बिजनेस से खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली, लेकिन अभी भी रॉकी के लिए वह खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया पर राज करना है, तो उसे इनायत खलील के सोने का धंधा ठप करना होगा। कुल मिलाकर इस फास्ट फॉरवर्ड और फ्लैशबैक की इसलिए जरूरत थी ताकि आप लोग समझ पाए कि डायरेक्टर प्रशांत नील के बाद केजीएफ मूवी 3 की स्टोरी के लिए काफी मसाला है। जैसे रॉकी 16 देशों का मॉन्स्टर कैसे बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया। इन 3-4 साल में उसने अपना साम्राज्य पूरे देश में फैला दिया। दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनने का उसकी माँ का वादा कैसे पूरा हुआ। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की कहानी सुना रहा है, जो पत्रकार आनंद को रॉकी की कहानी सुना रहा है, जो उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता चलता है जो वह उसे छुपा रही है, और उसने आनंद की लिखी किताब एल्डोराडो को बैन कर दिया, जला दिया। वेल गाइस, आप केजीएफ 3 मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।